हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का साइंस एजुकेटर आपके अपने डायमंड साइंस क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास साइंस का पहला चैप्टर और इस चैप्टर की आज ये 5th क्लास रहने वाले हैं। इससे पहले हम 4 क्लास पढ़ चुके हैं और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। इससे पिछले क्लास में हमने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं या वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, और अपन ने पिछली क्लास में वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार पढ़े थे, यानी कि ऊष्मा या तापीय अपघटन के बारे में पढ़ा था, प्रकाशीय अपघटन के बारे में पढ़ा था और साथ में अपने पढ़ा था वैद्युत अपघटन के बारे में। और आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। यानी कि आज की क्लास में हम 4 अभिक्रियाओं को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज में जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो स्टूडेंट्स, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय धातु के द्वारा कम सक्रिय धातु का उसके विलयन में से विस्थापन कर दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि विस्थापन अभिक्रिया में अपने पास 2 तत्व रहेंगे या 2 क्या रहेंगे बताओ, धातु रहेगी, जिसमें एक अधिक सक्रिय धातु रहेगी और दूसरी कम सक्रिय धातु रहेगी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो अधिक सक्रिय धातु है उस अधिक सक्रिय धातु के द्वारा कम सक्रिय धातु का क्या होगा, विस्थापन होगा, है ना। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें अधिक सक्रिय धातु के द्वारा अधिक सक्रिय धातु के द्वारा अधिक सक्रिय धातु के द्वारा कम सक्रिय धातु का कम सक्रिय धातु का कम सक्रिय धातु का विस्थापन कम सक्रिय धातु का विस्थापन उसके विलयन में से उसके विलयन में से विलयन में से कर दिया जाता है कर दिया जाता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं उसे विस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय धातु के द्वारा कम सक्रिय धातु का विस्थापन उसके विलयन में से कर दिया जाता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि विस्थापन अभिक्रिया में अधिक सक्रिय धातु के द्वारा कम सक्रिय धातु का क्या होगा, विस्थापन होगा, है ना। जैसे जैसे अपने पास क्या है, देखो अपने पास 2 एलिमेंट्स है। एक तो देखो अपने पास क्या बताओ ए बी है और साथ में क्या बताओ सी, है ना, यानी ए बी प्लस सी। अब जो ए बी है ये एक प्रकार का विलयन है, उसके बाद जो सी है ये क्या बताओ एलिमेंट्स है या मेटल यानी धातु है। अब अपन ने क्या करा, देखो ए बी की क्रिया किससे करवाए बताओ, सी से करवाए। तो ए बी प्लस सी में जो ए है, ये ए क्या बताओ, जो ए है ये क्या है बताओ, कम सक्रिय है। यानी जो ए है ये कम सक्रिय है, उसके बाद जो सी है ये क्या बताओ, ये अधिक सक्रिय है ना। सी क्या बताओ, अधिक सक्रिय। तो इसमें अधिक सक्रिय धातु के द्वारा, यानी कि अधिक सक्रिय धातु के द्वारा क्या होगा, कम सक्रिय धातु का विस्थापन होगा। अब जो कम सक्रिय धातु है ये बाहर चली जाएगी और इस ए की जगह क्या आ जाएगा बताओ, सी आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे उत्पाद के रूप में सी भी बनेगा और साथ में जो ए है ये ए बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ए बी प्लस सी में जो ए है ये क्या बताओ, कम सक्रिय है। यानी ए बी प्लस सी में जो ए बी है, इस ए बी में जो ए है ये क्या बताओ, कम सक्रिय है। उसके बाद जो सी है ये क्या बताओ, अधिक सक्रिय है। तो अधिक सक्रिय धातु के द्वारा कम सक्रिय धातु का उसके विलयन में से क्या होगा, विस्थापन होगा। तो इस प्रकार से जो प्रोडक्ट के रूप में यानी उत्पाद के रूप में बनेगा वो बनेगा सी बी प्लस ए होगा। इसको अपन एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। उदाहरण,
देखो उदाहरण फर्स्ट में सबसे पहले क्या है, देखो अपने पास क्या सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब अपन सल्फ्यूरिक अम्ल में, है ना, यानी H2SO4 में क्या डालते हैं बताओ, दानेदार जिंक के टुकड़े डालते हैं। क्या डालते हैं? दानेदार जिंक के टुकड़े डालते हैं। देखो अपने पास क्या है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब अपन ने सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या डाला, दानेदार जिंक के टुकड़े डाले, तो उत्पाद के रूप में क्या बनेगा? आप मुझे बताओ, जो हाइड्रोजन है ये क्या बताओ यहाँ पे कम सक्रिय है। क्या बताओ, ये जो हाइड्रोजन है ये कम सक्रिय है। उसके बाद में जो जिंक है यानी Zn है, ये Zn क्या बताओ, अधिक सक्रिय है। तो अधिक सक्रिय धातु के द्वारा, अधिक सक्रिय धातु के द्वारा क्या होगा, कम सक्रिय धातु का विस्थापन होगा। यानी कि जो H2 है ये बाहर निकल जाएगा, उस H2 की जगह क्या आ जाएगा बताओ, Zn आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा बताओ, यानी कि ZnSO4 बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, और साथ में जो H2 गैस है ये बाहर निकल जाएगी इस प्रकार से। तो यहाँ पे अधिक सक्रिय धातु के द्वारा क्या होगा बताओ, कम सक्रिय धातु का क्या होगा, विस्थापन होगा। देखो इसका पहला एग्जांपल है, उसके बाद में अपन दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं इस प्रकार से। ये अपने पास देखो क्या है, कॉपर सल्फेट है। जब अपन कॉपर सल्फेट के विलयन में, किसके विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कीले डालते हैं, यानी कि इसकी क्रिया अपन किससे कराते हैं, आयरन से करवाते हैं, Fe से करवाते हैं। तो क्या बनता है बताओ, यानी ApSO4 बनेगा, यानी कि फेरस सल्फेट बनेगा। और फेरस सल्फेट के बाद में जो कॉपर है ये कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो जो कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है ना, कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है ये कम सक्रिय है। उसके बाद जो Ap है ये क्या है, अधिक सक्रिय है। तो अधिक सक्रिय धातु के द्वारा क्या होगा, कम सक्रिय धातुओं का उसके विलयन में से क्या होगा, विस्थापन होगा। यानी कि जो कॉपर है, जो आयरन है, इन दोनों में से जो आयरन है ये अधिक सक्रिय है, और एक कॉपर क्या है बताओ, कम सक्रिय। तो जो कम सक्रिय इसका तो विस्थापन हो चुका है, और कॉपर के स्थान पे क्या आ गया बताओ, आयरन आ चुका है। तो क्या बनेगा बताओ, ApSO4 बनेगा, प्लस में क्या निकल जाएगा, कॉपर बाहर निकल जाएगा। यानी कि आपको ऐसे समझना है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में अपने क्या डाले बताओ, लोहे की कीले डाले, तो क्या बनेगा, ApSO4 यानी फेरस सल्फेट बनेगा, और कॉपर बाहर निकल जाएगा। देखो अब अपने को कैसे पता चलेगा कि कौन सी धातु अधिक सक्रिय है और कौन सी धातु कम सक्रिय है। तो आपके 10th क्लास का जो तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु में, उसमें आपके एक टॉपिक आएगा जिसका नाम है सक्रियता श्रेणी। उस सक्रियता श्रेणी में आपके पास 13 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है, टोटल 13 एलिमेंट्स है, और 13 एलिमेंट्स को सक्रियता श्रेणी में बढ़ते से घटते क्रम में दे रखा है। यानी कि जिसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा है उसको ऊपर ऊपर रखा गया है, और जिसकी क्रियाशीलता सबसे कम है उसको नीचे नीचे रखा गया है। तो उसको अपन यहाँ लिख सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि विस्थापन अभिक्रिया में कौन सी धातु अधिक सक्रिय है और कौन सी धातु कम सक्रिय है। तो इसको अपन एक नोट लगा के लिख सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि अभिक्रिया संपन्न होगी या नहीं। देखो सबसे अधिक सक्रिय धातु है जिसका नाम है पोटेशियम, उसके बाद आएगा सोडियम, और सोडियम के बाद आएगा कैल्शियम, कैल्शियम के बाद में आएगा मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद में आएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में आएगा जिंक, और जिंक के बाद में क्या आएगा बताओ, आयरन आएगा, आयरन के बाद में आएगा लेड, और लेड के बाद में क्या आएगा देखो, लेड के बाद में आएगा हाइड्रोजन, उसके बाद आएगा कॉपर, फिर आएगा मरकरी, मरकरी के बाद में आएगी चांदी, और चांदी के बाद में क्या आएगा, सोना, यानी कि Au आएगा ओरम। तो इस प्रकार से देखो ये 13 एलिमेंट्स है, यानी 13 धातु है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इन 13 धातुओं में जो पोटेशियम है ये सबसे अधिक सक्रिय है। जो पोटेशियम है ये क्या बताओ, ये सबसे अधिक सक्रिय है, सबसे अधिक सक्रिय है। उसके बाद में जो ओरम है यानी कि जो सोना है ये क्या बताओ, ये सबसे कम, ये सबसे कम क्या होगा, सबसे कम सक्रिय होगा। यानी कि जो सक्रियता श्रेणी है इसमें 13 धातु होती है, और इन 13 धातुओं में सबसे अधिक सक्रिय कौन है, पोटेशियम है। इससे कम कौन है, फिर सोडियम है। सोडियम से कम सक्रिय कौन है बताओ, कैल्शियम है। और कैल्शियम से कम सक्रिय कौन है, मैग्नीशियम। लेकिन इन सभी में सबसे कम सक्रिय कौन है बताओ, सबसे कम सक्रिय ओरम, यानी कि सोना। अब आप इसमें चेक कर सकते हो, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है, जिंक। अब जो हाइड्रोजन है और जो जिंक है इन दोनों में से कौन अधिक सक्रिय है। अब मुझे बताओ, जो हाइड्रोजन है वो इस जगह है ना, उसके बाद में जिंक कहाँ पे है, देखो जिंक इस जगह है। तो आप जिंक और हाइड्रोजन इन दोनों में आप तुलना कर सकते हो। तो मुझे बताओ दोनों में से अधिक कौन सक्रिय है, तो जिंक है ये अधिक सक्रिय है। उसके बाद जो हाइड्रोजन है क्या बताओ, कम सक्रिय है। तो अधिक सक्रिय धातु के द्वारा कम सक्रिय धातु का उसके विलयन में से क्या कर दिया बताओ, यहाँ पे विस्थापन। इसलिए अपन इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद देखो यहाँ देखो कॉपर है, और यहाँ पे क्या बताओ आयरन है ना।
यानी कि कॉपर सल्फेट की क्रिया अपन ने किससे करवाई, आयरन से करवाई। तो कॉपर कहाँ पे, देखो कॉपर इस जगह है ना, और उसके बाद में आयरन कहाँ पे है, देखो आयरन इस जगह है। तो आप कॉपर और आयरन में देख सकते हैं, कॉपर और आयरन में देख सकते हैं कि कॉपर में और आयरन में कौन अधिक सक्रिय है। तो कॉपर और आयरन में आयरन अधिक सक्रिय है और कॉपर क्या बताओ, कम सक्रिय है। तो यहाँ भी देखो अधिक सक्रिय धातु के द्वारा कम सक्रिय धातु का उसके विलयन में से क्या हुआ बताओ, विस्थापन, है ना। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय धातु के द्वारा कम सक्रिय धातु का उसके विलयन में से क्या होगा, विस्थापन। इसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसके अपन और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो किसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, किसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के समय, किसके निर्माण के समय, उत्पाद के निर्माण के समय अभिकारकों के मध्य, किसके मध्य, अभिकारकों के मध्य दो बार आयनों का आदान प्रदान होता है। कितनी बार आयनों का आदान प्रदान होगा, दो बार आयनों का आदान प्रदान होगा, उसे हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया में एक ही बार विस्थापन होता है, जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में कितनी बार विस्थापन होगा, दो बार विस्थापन होगा। तो देखते हैं दो बार कैसे विस्थापन होगा। देखो दूसरी अभिक्रिया है जिसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, जिसमें उत्पाद के निर्माण के समय, 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 उत्पाद के निर्माण के समय अभिकारक या क्रियाकारक, अभिकारक या क्रियाकारक, अभिकारक या क्रियाकारक पदार्थों के मध्य, पदार्थों के मध्य, अभिकारक या क्रियाकारक पदार्थों के मध्य दो बार, दो बार आयनों का आदान प्रदान होता है, दो बार आयनों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के समय अभिकारक या क्रियाकारक पदार्थों के मध्य, अभिकारक या क्रियाकारक पदार्थों के मध्य दो बार, कितनी बार, दो बार आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब विस्थापन अभिक्रिया हम करवाएंगे तो यहाँ पे जो अभिकारक जो क्रियाकारक रहेंगे इन पदार्थों के मध्य दो बार आयनों का आदान प्रदान होगा। कितनी बार आयनों का आदान प्रदान होगा, दो बार आयनों का आदान प्रदान होगा। तो इसको हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे जैसे करके हम समझ सकते हैं, जैसे ए बी अपने पास कोई पदार्थ है ना, उसके बाद सी डी बी के अपने पास कोई पदार्थ है। अपने पास देखो यहाँ दो अभिकारक है, एक तो ए बी है और साथ में क्या है सी डी, यानी कि दो पदार्थ है। पहला पदार्थ है जिसका नाम ए बी है और दूसरा पदार्थ कौन सा है, सी डी है। अब यहाँ पे जो अभिकारक है इन अभिकारकों के मध्य दो बार आयनों का आदान प्रदान होगा। यदि दो बार आयनों का आदान प्रदान होता है तो इसे हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, और यदि एक बार आयनों का आदान प्रदान होगा तो उसको हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो इसमें क्या है, तुम्हें पता है कि जो पदार्थ होता है या कोई भी यौगिक होता है उसमें सबसे पहले धातु आती है, उसके बाद में क्या आती है, अधातु आती है। धातु पे हमेशा प्लस चार्ज होता है और अधातु पे हमेशा माइनस चार्ज होता है। उसी प्रकार जो सी डी है ये भी एक प्रकार से क्या है, यौगिक है। तो इस पहले वाले में प्लस होगा और बाद में वाले पे माइनस होगा, यानी पहले प्लस आएगा बाद में माइनस आएगा, पहले प्लस आएगा और बाद में माइनस आएगा। यानी कि धातु हमेशा आगे आएगी और अधातु हमेशा पीछे आती है। धातु पे हमेशा प्लस चार्ज आता है और अधातु पे हमेशा माइनस चार्ज आता है। अब देखो यहाँ दो बार यदि आयनों का आदान प्रदान होता है
यदि यहाँ पे 2 बार आयनों का आदान प्रदान होता है जिसको अपन बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखो किस प्रकार से आयनों का आदान प्रदान होगा, जिसपे प्लस चार्ज है वो माइनस के पास जाएगा और माइनस वाला प्लस के पास आएगा। तो देखो यहाँ पे प्लस है, ये प्लस किसके पास जाएगा, माइनस के पास में, है ना, यानी ए प्लस किसके पास जाएगा, डी माइनस के पास जाएगा। तो जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एडी, है ना। उसके बाद देखो क्या है, यानी बी पे माइनस है और सी पे क्या है, प्लस है। बी पे क्या है, माइनस है और सी पे क्या है, प्लस है ना। तो जो दूसरा पदार्थ बनेगा वो क्या बनेगा बताओ, सीबी बनेगा। क्या बनेगा, सीबी, यानी कि पहला तो बना एडी और दूसरा क्या बनेगा, सीबी बनेगा। यानी प्लस वाला हमेशा आगे रहेगा और माइनस वाला पीछे रहेगा, है ना। इसको देखो एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। उदाहरण फर्स्ट, देखो ये सोडियम सल्फेट Na2SO4। जब हम सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड से करवाते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है और साथ में सोडियम क्लोराइड बनता है, यानी NaCl बनता है। अब देखो यहाँ पे कितनी बार आयनों का आदान प्रदान हुआ है, यहाँ पे 2 बार आयनों का आदान प्रदान हुआ है। यानी कि अपने क्या करा है, हमने सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड से करवाई। तो जब हम सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड से करवाते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है और साथ में क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। अब मुझे बताओ, जो सोडियम है इस पे प्लस चार्ज होता है और सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, उसी प्रकार से बेरियम पे +2 चार्ज होता है और क्लोराइड पे -1 चार्ज होता है। तो ये प्लस किसके पास जाएगा, है ना, ये प्लस जाएगा माइनस के पास में। यानी कि यहाँ +1 है और यहाँ पे -1 है, तो +1 और -1 कट जाएगा तो क्या बनेगा बताओ, NaCl बनेगा। उसके बाद जो सल्फेट है इस पे -2 चार्ज है और जो बेरियम है इस पे +2 चार्ज है, तो +2 और -2 कटने के बाद में क्या बनेगा बताओ, बेरियम सल्फेट बनेगा। तो देखो यहाँ पे कितनी बार आयनों का आदान प्रदान हुआ, 2 बार, यानी कि पहले में इस बार से और दूसरे में इस प्रकार से। तो यहाँ पे 2 बार आयनों का आदान प्रदान हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आपको ध्यान रखना है कि जब बेरियम सल्फेट की क्रिया जब सोडियम सल्फेट की क्रिया किससे करवाते हैं बताओ, जब सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड से करवाते हैं, जब सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड से करवाते हैं तो क्या बनता है बताओ, बेरियम सल्फेट बनता है और साथ में क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। इस प्रकार से ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का क्या है बताओ, एग्जाम्पल है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो अगले अभिक्रिया हमने लेने वाले हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो किससे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के समय ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो जहां उत्पाद बनेगा यानी प्रोडक्ट बनेगा उस समय ऊष्मा बाहर निकल रही है ना। यदि ऊष्मा बाहर निकल रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के समय ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, है ना। तो इसको लिख सकते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें उत्पाद के निर्माण के समय, जिसमें उत्पाद के निर्माण के समय, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के समय, उत्पाद के निर्माण के समय ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के समय, किसके निर्माण के समय, उत्पाद के निर्माण के समय
उष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी उष्मा बाहर निकलती है, उसे हम कहेंगे उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ये आपको ध्यान रखना है। इसके देखो बहुत सारे उदाहरण हैं, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वह है प्राकृतिक गैस का दहन। तो उदाहरण फर्स्ट में आपको लिखना है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन। तो प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो प्राकृतिक गैस का दहन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि जब हम प्राकृतिक गैस का दहन करवाते हैं तो उत्पाद के निर्माण के समय ऊष्मा बाहर निकलती है। अब बच्चों प्राकृतिक गैस का मतलब है यानी कि जो मेथेन गैस है, कौन सी गैस है? मेथेन गैस यानी CH4, इसको अपन बोलते हैं प्राकृतिक गैस। और जब अपन क्या करवा रहे, देखो यहाँ प्राकृतिक गैस का क्या करवा रहे हैं? दहन। तो जहां भी दहन शब्द आता है इसका तात्पर्य है कि अपने को जो प्राकृतिक गैस है इसकी क्रिया अपने को किससे करवानी है? यानी कि ऑक्सीजन से करवानी है, यानी कि O2 से करवाना है। तो CH4 प्लस O2, तो साथ में क्या बनेगा? यानी साथ में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में H2O बाहर निकलेगा, है ना, और साथ में उष्मा भी बाहर निकलेगी, इस प्रकार से उष्मा, है ना। यानी कि जब अपन प्राकृतिक गैस का दहन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ में H2O यानी जल बनता है। और आपको इसको बैलेंस भी करना है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था राजस्थान बोर्ड में, प्राकृतिक गैस के दहन की संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आपको इस समीकरण को बैलेंस भी करना है। तो देखो बैलेंस किस प्रकार से करेंगे? देखो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ भी क्या है? एक कार्बन है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। तो सबसे जिस परमाणु संख्या सबसे ज्यादा है उसको सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो देखो यहाँ इसके हाइड्रोजन कितने परमाणु? 4 परमाणु है, और यहाँ पे कितने परमाणु? 2 परमाणु है। तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 4 करने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। उसके बाद आप चेक करो, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, यहाँ यानी कि कितने ऑक्सीजन होगी? 4 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 2। तो यहाँ भी कितने से गुणा करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद एक बार और चेक करते हैं, देखो एक कार्बन है, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, और इधर भी कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन। इधर देखो कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन, और इधर भी कितने? देखो 2 तो यहाँ पे है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से अपने को क्या करना है? इसको बैलेंस करना है। और जो प्राकृतिक गैस है ये क्या होती है बताओ? गैस होती है। ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है बताओ? गैस है। अच्छा यहाँ क्या आएगा? यानी H2O में यानी द्रव आएगा, यानी लिक्विड आएगा या गैस आएगा? देखो यहाँ लिक्विड नहीं आएगा, यहाँ भी क्या आएगा? यहाँ भी गैस आएगा। यानी कि आपने देखो सबसे पहले जो प्राकृतिक गैस है इसका दहन करवाया, तो दहन करवाने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला और साथ में H2O बनेगा। यानी जो H2O है ये जल वाष्प के रूप में बाहर निकलेगा। जब जल वाष्प के रूप में बाहर निकलेगा तो अपने को इसको यहाँ लिक्विड ना लिख के क्या लिखना पड़ेगा? गैस लिखना पड़ेगा। यानी कि यहाँ द्रव नहीं आएगा और द्रव के स्थान पे क्या आएगा? यहाँ पे गैस आ गई, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में इसका दूसरा एग्जाम्पल है जिसको हम कह सकते हैं कोयले का दहन, यानी कि कोयले का दहन। तो कोयले का दहन भी किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो कोयले का दहन भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि जब अपन कोयले का दहन करवाते हैं तो यहाँ भी ऊष्मा बाहर निकलती है। यानी कि कार्बन की क्रिया किससे करवानी है? O2 से करवानी है। तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और साथ में क्या? साथ में ऊष्मा बाहर निकलेगी, इस प्रकार से, है ना। तो कोयले का दहन भी एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। उसके बाद में इसको भौतिक अवस्था को दर्शाओ। देखो सॉलिड होता है, ये गैस होती है, और ये भी गैस होती है, इस प्रकार से ये पहले से ही बैलेंस है। उसके बाद में देखो तीसरी अभिक्रिया अपन लिख सकते हैं, और तीसरी अभिक्रिया का मतलब है जिसको अपन कहते हैं श्वसन अभिक्रिया, है ना। तो श्वसन अभिक्रिया भी एक प्रकार से क्या है? श्वसन अभिक्रिया भी एक प्रकार से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। और इसका चौथा एग्जाम्पल है शाक सब्जियों का किण्वन। शाक सब्जियों का किण्वन, शाक सब्जियों का किण्वन, यानी अपन शाक सब्जियों का जब किण्वन करवाते हैं तो इसमें भी ऊष्मा बाहर निकलती है, और श्वसन अभिक्रिया भी ऊष्मा बाहर निकलती है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि श्वसन अभिक्रिया के कौन कौन से एग्जाम्पल है। देखो इसको एक बार और देखते हैं। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के समय ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी ऊष्मा बाहर निकलती है, तो इसको अपन कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखो प्राकृतिक गैस का दहन करवाया तो यहाँ भी ऊष्मा बाहर निकली है ना। उसके बाद कोयले का दहन करवाते हैं तो यहाँ भी ऊष्मा बाहर निकल रही है, और श्वसन अभिक्रिया में भी ऊष्मा बाहर निकलती है 38 एटीपी ऊर्जा के रूप में। इस श्वसन अभिक्रिया को अपन 5 चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी कि लाइफ प्रोसेस का जो चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसमें वहां अपन इसको डिटेल से पढ़ेंगे। और इसका अगला एग्जांपल है जिसका नाम है
शाक सब्जियों का कीड़वन। तो ये इस प्रकार से सारे के सारे एग्जाम्पल किसके, ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऊष्माशोष्य अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स ऊष्माशोष्य अभिक्रिया किसे कहता है? ऊष्माशोष्य अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनते समय, है ना, उत्पाद के बनते समय अभिकारकों को तोड़ने के लिए, किसको तोड़ने के लिए? अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं ऊष्माशोष्य अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स इसको भी लिखते हैं ऊष्माशोष्य अभिक्रिया, ऊष्माशोष्य अभिक्रिया। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के समय, उत्पाद के निर्माण के समय, उत्पाद के निर्माण के समय अभिकारकों या क्रियाकारकों को, अभिकारकों या क्रियाकारकों को तोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्माशोष्य अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माशोष्य अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माशोष्य अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के समय, किसके निर्माण के समय? उत्पाद के निर्माण के समय अभिकारकों या क्रियाकारकों को तोड़ने के लिए, अभिकारकों या क्रियाकारकों को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बताओ, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं ऊष्माशोष्य अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। उदाहरण फर्स्ट देखो, ये अपने पास नाइट्रोजन ऑक्साइड, यदि आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड को तोड़ना है तो अपने को क्या चाहिए? यहाँ पे अपने को यहाँ पे ऊष्मा चाहिए, है ना। जब अपन नाइट्रोजन ऑक्साइड को ऊष्मा देकर तोड़ते हैं तो ये टूटता है, यानी कि अपघटन होने के बाद में N2+ क्या बनाएगा? बताओ, O2 बनाएगा। और इसको बैलेंस करने के लिए अपने को 2 से गुणा करना पड़ेगा। देखो, नाइट्रोजन ऑक्साइड एक गैस होती है, ये नाइट्रोजन भी क्या है? गैस है, और ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। इस प्रकार से जो एग्जाम्पल है ये ऊष्माशोष्य अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। यानी कि अपन ने क्या करा, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है इसको ऊष्मा देने के बाद में ये N2+ O2 में टूटेगा इस प्रकार से। तो ये ऊष्माशोष्य अभिक्रिया का पहला एग्जाम्पल है। उसके बाद देखो अपन दूसरा एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, यानी कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। यानी जो फोटोसिंथेसिस की जो अभिक्रिया है वो भी एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया है? वो भी एक प्रकार की ऊष्माशोष्य अभिक्रिया है ना। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया ये भी किसमें आएगी? बताओ, ऊष्माशोष्य अभिक्रिया में आएगी। इसको अपन लिख सकते हैं। देखो, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्या होगा? CO2+ क्या आएगा? बताओ, CO2+ H2, और साथ में क्या आएगा? सूर्य का प्रकाश आएगा, है ना, सूर्य का प्रकाश। और साथ में क्या आएगा? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल या पर्णहरित। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में भी ये अभिकारक या जो क्रियाकारक है इनको तोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? यानी कि सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो जब CO2 की क्रिया अपन H2 से करवाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और साथ में क्या रहता है? क्लोरोफिल। तो उत्पाद के रूप में क्या बनता है? उत्पाद के रूप में ग्लूकोज बनेगा, यानी C6H12O6 बनेगा। और साथ में क्या बनेगा? बताओ, साथ में O2 बनेगा, साथ में H2 बनेगा। इस प्रकार से कहने का मतलब जो अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया ये भी एक प्रकार की ऊष्माशोष्य अभिक्रिया है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि ऊष्माशोष्य अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अपन ने पढ़ा विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है, ऊष्माशोष्य अभिक्रिया क्या है, और इनके जितने भी एग्जाम्पल थे आपकी किताब में वो सारे के सारे मैंने लिखवाए हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अब तक जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को यानी कि डायमंड साइंस क्लासेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।